दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मोदी सत्ता ने एक बार और 6 लाख करोड़ की इस देश की पूंजी को बेचने का निर्णय ले लिया है। इससे पहले 20-22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बेचा जा चुका है। तब सवाल यह है कि क्या मोदी सत्ता के पास इस देश के लिए कोई विजन नहीं है, जन सरोकार से उसका कोई वास्ता नहीं है, या फिर उसकी जिम्मेदारी भी कुछ नहीं है। हालांकि जिम्मेदारी कोरोना काल में किस तरह की केंद्रीय सत्ता की रही है किसी से छिपा नहीं है। चिताओं की लंबी कतारें, ऑक्सीजन के अभाव में मरते लोग और गंगा में बहती लाशें, इसके अलावा खून निचोड़ने वाला पेट्रोल डीजल में टैक्स। तब सवाल यह है कि क्या इस सत्ता को देश की पूंजी बेचकर अपनी रहीसी बरकरार रखना चाहिए, या रहीसी बरकरार रखने के अलावा और कुछ नहीं आता है। हिंदू मुसलमान करना आता है। राज्यों में सत्ता काबिज करने के लिए राजनैतिक हिंसा और पूरी सत्ता की ताकत झोंक देना आता है। विरोधियों को डराने संवैधानिक संस्थाओं के इस्तेमाल करना आता है और आम लोगों के या विरोध के स्वर उठाने वालों के निजी जिंदगी में, उनके बिस्तर में झांकने आता है। पेगासस का हथियार आप कैसे भूल सकते हैं? बढ़ती महंगाई आप कैसे भूल सकते हैं? तब सवाल यह है कि यह सत्ता क्या उत्तर प्रदेश जीतेगी? 2024 का चुनाव भी जीत जाएगी, यकीनन जीत जाएगी, और इसे कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है, डरा हुआ है और लड़ाई लड़ने में असक्षम है, लोगों में विश्वास दिलाने में असक्षम है। तब क्या इस देश की पूंजी को निजी हाथों में यूं ही बिकते देखना आम लोगों की मजबूरी है? सवाल बहुत से हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? नारायण राणे के बोल को भले ही बीजेपी कह दे कि हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन नारायण राणे के साथ खड़े होने का मतलब ही है कि उनकी शब्दावली, थप्पड़ मारने की बात को भीतर से भाजपा समर्थन करती है। इससे पहले बंगाल चुनाव के समय क्या हुआ था? किस तरह से पूरी सत्ता, मोदी सत्ता ने अपनी ताकत दिखाकर बंगाल को एक अनजाने हिंसा की चपेट में ले लिया गया था। आज महाराष्ट्र में वही स्थिति है। क्या यह सब कुछ जानकर किया जाता है? रिक्शा वाले से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाना, या इंदौर में जो कुछ हो रहा है, क्या यह सत्ता में बने रहने, फूट डालो सत्ता में बने रहो कि रणनीति का हिस्सा नहीं है? और सत्ता में बने रहने के लिए सबसे जरूरी है पूंजी। पूंजी किसान नहीं देगा, इसलिए वो 3 कानून लाए गए ताकि निजी सेक्टर उन 3 कानूनों के सहारे, उस 3 कानूनों के आसरे अपनी पूंजी बढ़ाए और राजनीतिक दलों को चंदा दे। आज 9 माह से किसान सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं। किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, क्या किसी ने सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि सत्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू मुसलमान के नाम पर जो जहर, जो बीज इस देश में बोया गया है, उसका परिणाम अब
आने लगा है। आप मार्क लीचिंग को भूल जाइए। आप इस तरह की सारी घटनाओं को भूल जाइए जो आपको प्रेम करना सिखाता है। सत्ता की हठधर्मिता, सत्ता की मनमर्जी और सत्ता की ताकत इस दौर में जिस रूप में उभर कर आया है वह भारतीय संस्कृति और इस देश के विकास के लिए चिंता का विषय है। लेकिन हमने पहले ही कहा है कि इस सत्ता को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं रहा है। उसे सेंट्रल विस्टा चाहिए, उसे हर हाल में नया संसद भवन चाहिए, उसे हर हाल में महल जैसे प्रधानमंत्री आवास चाहिए। तब सवाल ये है कि काला धन, भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर सत्ता में आई यह सरकार क्या इस दिशा में एक भी कदम उठाया है? नहीं उठाया है। काला धन 300 गुना बढ़ गया, महंगाई दोहरे स्तर पर पहुंच गई और 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात तो छोड़िए, जो 20-22 सार्वजनिक उपक्रम बेचे गए हैं उसी से ही 3-4 लाख नौकरी चले गए। यह दौर सबसे कठिन दौर बनकर उभरा है। महाराष्ट्र में जानबूझकर, आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में चुनाव कहां है? चुनाव है, महानगर पालिका का चुनाव है और महानगर पालिका की पूंजी किसी से छिपी नहीं है। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। जानबूझकर सत्ता बनाने के लोभ में विलंब किया गया, अनदेखी की गई कोरोना का, जिसका दुष्परिणाम देश ने भुगता है। ऐसे में आप एक बार रुक कर सोचिए कि अपनी रईसी और अपना रुतबा बरकरार रखने के लिए किस तरह का व्यक्ति अपनी पूंजी बेचता है। आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे दिख जाएंगे जो अपने पैतृक संपत्तियों को बेचकर उड़ाते हैं, मजा करते हैं, अपना रुतबा कायम रखने की कोशिश करते हैं। क्या मोदी सत्ता इसी तरह का कार्य कर रही है? सवाल आप अपने मन से जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।